देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दूर से ली गई ये तस्वीर है। जहां से ये तस्वीर ली गई है वो रिहायशी कम और ग्रासलैंड या ग्रीनलैंड ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां धुएं का गुबार है उसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, सायरन लगातार आप सुन पा रहे होंगे। शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र भाई, इजराइल में हिंदुस्तानी बहुत से तादाद में है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो प्रोफेशनल्स हों। हिंदुस्तान की नजर, हमारे विदेश मंत्रालय की नजर इस बात पर है कि नहीं है? क्योंकि एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। इनफैक्ट ईरान में भी देखिए दो अहम बातें रूबिका, पहले बिल्कुल बिल्कुल देखिए दो अहम बातें रूबिका की। देखिए पहले तो ये कि ईरान में इस वक्त करीब 10,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या पिलग्रिम्स हो या टूरिस्ट हो या बिजनेसमैन हो। करीब 10,000 ऐसे लोग हैं भारतीय जो वहाँ पर रह रहे हैं। इससे पहले भी जब हालात बने थे जंग के तो इवैक्यूएशन की बात हो रही थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात बने हैं, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत सरकार नज़र बनाए हुए है, लेकिन फिलहाल इवैक्यूएशन को लेके कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि फिलहाल वहाँ पर एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। इसी बीच 23 फरवरी को एक एडवाइजरी जारी की गई थी और आज भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। पिछले एडवाइजरी में कहा गया था कि जो भी भारतीय वहां पर है वो तुरंत बाय अवेलेबल कमर्शियल मींस ईरान तुरंत छोड़ दे, क्योंकि वहां पर रहना इस वक्त सेफ नहीं है और कोई भी नॉट रिक्वायर्ड जो ट्रैवल हो ईरान के लिए ना करें। इसी बीच लगातार ये भी खबर आ रही है हमारे पास कि फिलहाल पूरी तरह से बैन है ना, पाबंदी है ना ईरान में अभी तो। बिल्कुल, देखिए इंटरनेट जो हमारे पास जो खबर आ रही है, इंटरनेट वहाँ पर बंद किया गया है, लेकिन ईरान की जो कुछ पर्सनल ऐप्स हैं, जो ईरानियन ऐप्स हैं, वो फिलहाल चल रही हैं, उसके जरिए कम्युनिकेशन हो पा रहा है। लेकिन इंटरनेट पूरी तरह से तो बंद कर दिया गया है, लेकिन ईरानियन ऐप्स अभी भी वहाँ पर चल रही हैं, जिसके जरिए जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर संपर्क में बने हुए हैं। हालांकि वहाँ पर डर का माहौल है, भय का माहौल है। इससे पहले भी हमने देखा था कि न सिर्फ कौम बल्कि जो अन्य इलाके हैं, तेहरान है या फिर इस्फहान है, जहाँ पर भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाते हैं, और पिछले दिन उनकी दुविधा ये थी कि अगर वो वापस लौट आते हैं तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन ऐसे में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है और लगातार भारत सरकार संपर्क में बनी हुई है। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक किसी भी भारतीय के अभी तक किसी हताहत होने की कोई रिपोर्ट अपने सामने नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। लेकिन ये जरूर है कि किस तरह से इस जंग के माहौल में भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। इससे पहले भी हमने देखा है कि भारत सरकार की तरफ से ऐसे कई मिशन ऑपरेट किए गए, चाहे यूक्रेन हो या ईरान। इससे पहले ईरान में भी ऐसा हो चुका है कि वहां से कैसे उनको सुरक्षित वापस बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिलहाल उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय दूतावास तेहरान में है, उन्होंने सभी भारतीयों से कहा था कि वो अपने डिटेल्स रजिस्टर करवाएं तेहरान में जो भारतीय एम्बेसी है उनके पास में, ताकि कभी भी अगर इवैक्यूएशन का मौका मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी इन सब चीज़ों के लिए पहले से ही इस तरह की प्लानिंग्स होती हैं, इवैक्यूएशन प्लान्स पहले से तैयार रहते हैं। लेकिन फिलहाल जो वहाँ पर सिचुएशन डेवलप हो रही है उसको लेकर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि आपको ये भी याद दिला दें कि अब से 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भी इजरायल गए थे और इजरायल में जिस तरह उनका रिसेप्शन हुआ था, तो ऐसे में अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बारे में आप भी कर बात रहे हुई हैं। थी एक तो वो लोग, आपने कहा कि बहुत सारे पिलग्रिमेज भी वहाँ पर, मतलब बहुत सारे वहाँ पर जो ज़ियारत करने के लिए पहुंचे होंगे वो लोग भी होंगे, तो उस लिहाज से तो बहुत सारे ऐसे क्रू मेंबर्स भी होंगे अलग अलग एयरक्राफ्ट्स के जो वहाँ पर मौजूद होंगे, और अब वो नहीं आ सकते हैं। दे विल हैव टू स्टे देयर अंटिल अनलेस चीज़ें क्लियर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फिलहाल क्योंकि इस वक्त एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, इसराइल में भी और ईरान में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसराइल से लौटना चाहते थे, वो भी इस वक्त फंसे हुए हैं। जो ईरान से लौटना चाहते थे वो भी आज की तारीख में वहां पर फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रही हैं। लेकिन इससे पहले जो एडवाइजरी जारी की गई थी भारत सरकार की तरफ से, उसमें कहा गया था कि जो भी अवेलेबल कमर्शियल मीन्स हैं उनके जरिए तमाम जो भारतीय हैं वो खुद ही लौट आए, क्योंकि वहां पर लगातार हालात खराब हो रहे हैं। इसी बीच שיאפשרו לעם האיראני האמיץ לפרוק מעליו את עול המשטר הרצחני הזה. במהלך מבצע עם כלבי שאלו אותי פעמים רבות, האם הפלת המשטר היא המטרה של המבצע בנוסף להרחקת איום הגרעין והטילים? ואני השבתי שזו לא הייתה המטרה, אבל זו בהחלט יכולה להיות התוצאה. ואכן זה בדיוק מה שהחל לקרות כשמיליוני איראנים יצאו לרחובות. ועכשיו ניתנת להם ההזדמנות ליטול את גורלם בידם. אזרחי ישראל, כמו בעם כלבי, גם בשאגת הארי, נידרש כולנו לאורך רוח ולתעצומות נפש. כי יהיו מחירים, ואולי גם מחירים כבדים. אבל אני יודע, אלו כוחות מופלאים טמונים בעם שלנו, אלו כוחות מופלאים טמונים בכם, אזרחי ישראל.
מאז שהחלה מלחמת התקומה עמדנו יחד, וגם היום נעמוד יחד, בגבורה, באחוות אחים, בערבות הדדית. אני מבקש מכולכם, שמרו בקפדנות על הוראות פיקוד העורף, כי אתם כבר יודעים, ההוראות האלה מצילות חיים. צפויים לנו ימים מאתגרים. כל פעולה צבאית כרוכה בסיכון, אבל הסיכון לא לפעול גדול לאין שיעור. כי אם לא נפעל, נקבל איראן גרעינית, איראן עם רבבות טילים בליסטיים, איראן שתפעל להשמיד אותנו ותהיה חסינה לפעולות הנגד שלנו. כעם חפץ חיים אין לנו ברירה אלא לצאת למערכה. אלא שהפעם אנחנו עושים זאת עם הכוח האדיר. ये बेंजामिन नेतन्याहू को इस वक्त आप सुन रहे थे, बस सुन ही रहे थे क्योंकि वो हिब्रू में अपनी बात कह रहे थे और मुझे इनफैक्ट हिब्रू नहीं आती है। जितना उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था वो इस अटैक को प्रीएम्प्टिव अटैक बोल रहे हैं, प्रीएम्प्टिव एक्शन या स्ट्राइक हो सकता है बता रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं गौरी शंकर जी, पूर्व